चलो बढ़िया है सर, ये ये तो तो बहुत बढ़िया, मजा सेक्सी आ गया। चीज है। और थोड़ा रेंज बताएंगे सर कि क्या है पैकेज वगैरह, इन हाँ हैंड वगैरह। इसको इस पे बस उस पे मत डालना, क्योंकि मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकता पब्लिक इसको, मैं हाँ तुमको बता देता हाँ हूँ। सर, ये चल, नहीं, ये हो गया। नहीं नहीं डाला। मेरा जैसे बंद कर दे, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। अरे ब्लूपर्स में काम आ जाएगा कुछ कुछ लास्ट में, रिकॉर्डिंग फिर भी हाँ बंद कर बस देते हैं। हाँ ये बंद कर देंगे, ये नहीं बस डालेंगे ये सर। मत डालना। ये नहीं डालेंगे। हाँ हाँ बस पैकेज में डालना, तो मेरे को ये लोग So hey guys, this is Kshitij, Hey guys, this is Kuldeep. and so guys, we have today Mr. Vrihas Pathak, who is our senior. Currently, he is working as a software developer in Disney Plus Hotstar. तो वृहस सर की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। वो एनआईटी रायपुर से 2020 ग्रेजुएट हैं और एसआईएच विनर रह चुके हैं। उनकी प्लेसमेंट 4th ईयर में लग चुकी थी सैमसंग इंडिया में। उसके बाद अभी रिसेंटली ही उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार में SDE2 पोजीशन क्रैक किया है। चलिए जानते हैं वृहस सर की लाइफ जर्नी के बारे में। सर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में मैंने देखा है कि बहुत सारे सीरीज आते हैं, बहुत सारे एक्टर्स को चांस मिलता है। सर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट कैसे क्रैक की सर आपने? ओके सो जो फील्ड था वो टेक डोमेन में ही था, एंड हॉटस्टार शुरुआत से ही एक टेक स्टार्टअप फर्स्ट है, और उसके बाद वो मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी बाद में मोस्टली फेमस हुई क्रिकेट एंड आईपीएल से। देन इसमें धीरे धीरे सीरीज आए, हॉटस्टार के ओरिजिनल्स आए, एंड जब डिज्नी ने टेक ओवर किया 2019 में, तब फिर डिज्नी के जितने भी उनके साइड के थे, मार्वल था एंड पिक्सार था, एंड उनके खुद के जो मूवीज थे वो सब हॉटस्टार एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो अब अभी आईपीएल भी चल रहा है एंड क्रिकेट के मैचेस चलते हैं, तो देखोगे कि एक टाइम पे करोड़ व्यूज रहते हैं, करोड़ यूजर्स एक साथ देख रहे होते हैं। तो एज अ टेक प्रोडक्ट काफी अच्छा है, स्केलेबल, सो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एसडी की, सॉफ्टवेयर डेवलपर की, इसलिए ये पोजीशन मैंने फाइनलाइज किया कि यही जाना है। आपने SDE2 पोजीशन के लिए कैसे अप्लाई किया और इंटरव्यू प्रोसीजर कैसा रहा, कितने राउंड से, इनके बारे में आप दर्शकों को बताइए। मैं सैमसंग में हुआ था 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और मैंने एज अ एसडी ही अप्लाई किया था शुरू में, बिकॉज 1 ईयर के एक्सपीरियंस में जनरली SDE2 नहीं लेती कंपनी, एटलीस्ट 2 to 3 years एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। बट मैंने किया था SD एंड्रॉयड के लिए अप्लाई, और मैं लिंक्डइन पे देख रहा था तो कुछ लोग डालते थे कि ओपनिंग्स हैं, बट मैंने रैंडमली उनके करियर्स पे जाके मैंने अप्लाई कर दिया था। तो जो मेरे पास कॉल आया वो अराउंड 1 मंथ के बाद आया, एचआर का, एंड उसके बाद वो इंटरव्यू प्रोसेस शुरू हुआ उस चीज के लिए। सो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मेरे को नहीं पता था कि SD2 का है, ये मेरे को बस इतना ही था उसमें SD एंड्रॉयड के लिए। ओके। तो टोटल हम्म, 6 राउंड्स थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस पोजीशन के लिए, एंड जिसमें से फर्स्ट 2 राउंड्स थे वो कोडिंग के थे, एंड कोडिंग में दोनों सिमिलर राउंड्स थे एकदम, एंड हर एक कोडिंग राउंड में उन्होंने 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे डीएसए बेस्ड ही, एंड लेवल वाज लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल, नॉट वेरी हार्ड, एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। एंड साथ साथ में वो एंड्रॉयड के भी क्वेश्चंस पूछे, सिंस प्रोफाइल एंड्रॉयड का था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एंड्रॉयड में कोड नहीं कराया उन्होंने, सिर्फ डीएसए का कोड करवाया, एंड एंड्रॉयड के क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट 2 राउंड्स ये थे। थर्ड राउंड था मेरा लो लेवल सिस्टम डिजाइन, प्योरली बेस्ड ऑन एंड्रॉयड। तो उन्होंने एंड्रॉयड के ही आर्किटेक्चर पे उन्होंने मुझसे एक लो लेवल पे कोड करवाया, उन्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, तो ये लो लेवल सिस्टम डिजाइन था। एंड फोर्थ राउंड था बार रेजर राउंड। बार रेजर राउंड में जो इंटरव्यू लिए थे वो काफी एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने हर एक्सपेक्ट पे मेरे को चेक किया, ऊप्स पे चेक किया, डीएसए के कंसेप्ट पे चेक किया, एंड एसक्यूएल के भी कंसेप्ट पे चेक किया। और ये हो गया फोर्थ राउंड। फिफ्थ राउंड था हायरिंग मैनेजर का राउंड। तो हायरिंग मैनेजर राउंड बेसिकली डिस्कशन था, एंड उन्होंने मेरे पास एक्सपीरियंस के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, एंड को जो भी मेरे प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने की हैं अभी तक, प्रोजेक्ट्स हो गए, हैकेथॉन्स हो गए, उन्होंने सब चीज़ पूछा। उन्होंने अपने टीम के बारे में बताया, डिज्नी हॉटस्टार पे वर्क कैसा होता है उसके बारे में बताया, उनके काम के बारे में बताया। एंड लास्ट राउंड एचआर राउंड था। तो एचआर राउंड में कोई बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, एंड रेगुलर जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं वो सब थे। पूरे के पूरे 6 राउंड्स, हर एक राउंड सिर्फ 1 1 आवर का था, एंड जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो काफी लंबा चला, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स में सारे 6 राउंड्स कंप्लीट हुए। ओके, दैट्स ग्रेट सर। सो बहुत लोगों को ये रहता है कि अप्लाई करने पर रिप्लाई नहीं आता है एचआर का या रिक्रूटमेंट टीम का। आपने डायरेक्ट अप्लाई किया और आपको आ गया मेल, तो आप ये बताएंगे कि क्या रेफरल लेना जरूरी होता है या अप्लाई करने से ही हो जाएगा? ओके सो अगर तुम करियर साइट पे जाके उनके अप्लाई करते हो
तो अगर तुम 100 जगह जा रहे हो तो एक से रिप्लाई आता है, बहुत कम रिटर्न होता है उस चीज का करियर पे जाके। फॉर्चुनेटली मेरे केस में आ गया था 1 महीने बाद। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन के थ्रू रेफरल लेना इज द बेस्ट ऑप्शन। उसमें सबसे जल्दी से तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरव्यूज की या फिर ऑनलाइन टेस्ट लिंक आने की, क्योंकि लिंक्डइन में एम्प्लॉयज वो डालते रहते हैं कि क्योंकि उनको फायदा होता है रेफर करने से भी। तो तुम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम उनको जानते ही हो। रैंडम अगर पर्सन है तो वो उस कंपनी के उसमें जाओ, वहाँ पे पीपल सेक्शन में जाओ, और कोई अगर दिख रहा है एम्प्लॉय या फिर कोई हायर पोजीशन पे है या एचआर है या फिर टैलेंट एक्विजिशन से कोई लोग हैं, उनको डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हो और उनको डायरेक्ट बोल सकते हो सीधा कि मेरे को इंटरेस्टेड है इस प्रोफाइल में और इस पर्टिकुलर जॉब लिंक में मैं इंटरेस्टेड हूँ। उनको जॉब लिंक को भेज दो ताकि उनके लिए इजी हो जाए तुमको रेफर करना। एंड इनको ये पूछ लो, अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर रेज्यूमे भेज दो एंड वो कर देंगे रेफर। अगर तुम काफी ऐसे अलग अलग तुमको ऐसे डालना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को, उनमें से कुछ लोग तुमको एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा इनविटेशन एंड उनमें से फिर कुछ लोग रेफर भी कर देंगे। तो मेरी एक जो ट्रिक है जो मैं यूज करता था अपने टाइम पे लिंक्डइन में, कि लिंक्डइन में जब भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि एक इनविटेशन ऐड कर सकते हो कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ। तो उस इनविटेशन में आप बता दो कि मेरी एक्सपीरियंस क्या है एंड मैं किस रोल के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उनको पहले से ही पता होगा कि भाई ये बंदा किस चीज के लिए उनको कनेक्ट करना चाह रहा है। तो अगर उनको करना होगा तो वो एक्सेप्ट करके तुम्हारा रेफर के लिए प्रोसेस चालू भी करवा देंगे। सो लिंक्डइन रेफरल्स आर द बेस्ट वे। करियर्स बहुत काफी कम रिटर्न्स आते हैं उससे, बट सबसे बेस्ट लिंक्डइन रेफरल्स ही है। सर एक बार थोड़ा स्टार्टिंग से जानते हैं सर कि जैसे आपका कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, वहां से आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर सैमसंग के बाद वो कैसे ट्रांजिशन होके वर्क लाइफ बैलेंस की वो कैसे किया आपने फिर ताकि आप इधर स्विच कर पाए। ये ट्रेंड तो पता ही है सभी को कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक नेसेसिटी हो गई है फर्स्ट राउंड क्रैक करने के लिए। उसके बाद ही फिर कंपनीज आपसे प्रोजेक्ट्स है ना बाकी चीजें पूछती हैं। तो फर्स्ट तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ही मैंने करना शुरू किया था 3rd ईयर से ही, ताकि 4th ईयर में अगर कंपनीज आ रही हैं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। तो वो एक चीज थी। तो फिर जब और मैं इंटर्नशिप भी किया था 3rd ईयर के समर्स में, तो एंड्रॉइड पे ही किया था मैंने शुरुआत से ही। तो जब कंपनीज आई 4th ईयर के स्टार्टिंग में, तो ये जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिस चल रही थी ये हेल्प की उस चीज में। एंड डिफरेंट कंपनी से बैठते गए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही मतलब हमारा हिट हो जाएगा, रिजेक्शंस होंगे काफी सारे। एंड अल्टीमेटली फिर सैमसंग जब R&D दिल्ली आई तो उसमें फिर सिलेक्शन हो गया उस टाइम पे, प्लेसमेंट सीजन के टाइम पे। एंड फिर वो हो गया था फिक्स कि सैमसंग जाना है। एंड क्योंकि मैं जितने भी इंटर्नशिप्स किया था कॉलेज के टाइम पे मैंने हमेशा स्टार्टअप्स में किया है, सो मेरे को एक्सप्लोर करना था कि MNC कल्चर भी कैसा है। फिर मैं सैमसंग ज्वाइन किया एंड ज्वाइन करने के बाद फिर जो मेरे को टीम भी मेरी अच्छी टीम थी, मेरे को टेक स्टैक भी जो काम करने मिल रहा था वो अच्छा था एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट समहाउ आई रियलाइज कि मेरे को स्टार्टअप कल्चर में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मेरे को फील होती है पर्सनली। हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि MNC गलत है या स्टार्टअप गलत है। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमको क्या सूट कर रहा है। तो इन 1 ईयर के एक्सपीरियंस में जो भी सीखा तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को एज ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम करना है जो कस्टमर फेसिंग ज्यादा हो। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐसा हुआ कि ये एक स्टार्टअप कल्चर भी है यहाँ पे और एंड्रॉइड पोजीशन भी थी, तो इसलिए मैंने फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए किया। मैंने बहुत सारी कंपनीज पे अप्लाई किया है। तो पहले 1 साल में तो सैमसंग घुसने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने स्विच के लिए इमीडिएट प्रिपरेशन की, नहीं मैंने सैमसंग के काम पे ध्यान दिया क्योंकि मेरे को समझना था, वहां भी एक्सप्लोर करना था। तो वहां जब मैंने 7-8 महीने काम कर लिए फिर मेरे को लगा कि मेरे को एक कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट के साथ जाना है। फिर मैंने जब 8-9 महीने के बाद फिर मैंने धीरे से वापस चालू किया। अब सिंस इतने टाइम तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस छूट चुका था तो फिर से शुरुआत से करना। एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे लीड कोड हो गए एंड कोड फोर्सेज हो गए, यहाँ पे क्वेश्चंस बनाना, कंपटीशन में बैठना, प्लस खुद से और कंसेप्ट्स को बिल्ड करना, ये सब धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि ये इमीडिएट नहीं होगा। क्योंकि तुमको सैमसंग का भी मेरे को काम करना था सुबह से शाम तक एंड उसके बाद जो समय बचता था एंड जो वीकेंड्स मिलते थे उस पे प्रिपरेशन मैंने किया उस टाइम पे। और धीरे धीरे ही किया, बहुत से रश नहीं किया, ताकि मेरे को पता था कि एटलीस्ट 1 ईयर में सैमसंग में मेरे को रहना है एंड उसके बाद ही स्विच करना है। तो मेरे पास एटलीस्ट 2 to 3 months का मेरे पास एक टाइम था। तो मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम पे ध्यान दिया क्योंकि प्रोजेक्ट्स पे मेरा सैमसंग का जो काम है वो आएगा काम में, प्लस जो मैंने कॉलेज में इंटर्नशिप्स किया हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो मैंने DSA पे फोकस किया। फिर जब मेरे को लगा कि हाँ कि अब मैं दे सकता हूँ इंटरव्यूज डिफरेंट कंपनीज का, तो वो मैंने फिर चालू किया देना। तो काफी सारी कंपनीज का मैंने से दिया है, काफी में ऐसा रिजेक्शन हुआ। तो करीबन 1 to 1.5
नियरली 1.5 या 2 मंथ्स में बहुत सारी कंपनीज का देने के बाद, कई जगह रिजेक्शन मिलने के बाद फाइनली ऐसा हुआ कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार में फिर यहाँ पे हो गया सिलेक्शन। एंड मैंने ये रियलाइज किया कि अगर किसी को स्विच करना है तो वो 2 महीने के अंदर बहुत आराम से स्विच कर सकता है, प्रिपेयर करके एंड इंटरव्यूज देके। इंटरव्यूज देना इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, क्योंकि तुमको एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग इंटरव्यूज दोगे तो तुमको पता चलेगा यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही हो, एंड उसको इम्प्रूव करते जाओगे एंड इस एक ना एक दिन आपका फिर निकल जाएगा। मेरे को ना सर नोटिस पीरियड पे काफी डाउट है। ये नोटिस पीरियड जो होता है सर, वो इफेक्ट करता है क्या कंपनीज के एक्सेप्टेंस या मतलब स्विचिंग में? ओके, तो ऐसा होता है कि हर कंपनी का नोटिस पीरियड एक अलग डिसाइडेड होता है। कई जगह 60 डेज होता है, कई जगह 45 डेज, कई जगह 30 डेज। तो नोटिस पीरियड में आने का ये मतलब है कि तुमने रेजिग्नेशन डाल दिया अपने करंट कंपनी में एंड अब तुम नोटिस पीरियड में आ चुके हो। तो जब तुम दूसरी कंपनी स्विच करोगे, उसके इंटरव्यूज दोगे, तो वो पूछते हैं कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर तुम्हारा नोटिस पीरियड नहीं हो तो तुम अगर वहां सेलेक्ट हो भी क्या दूसरी कंपनी में, बट तुमको नोटिस पीरियड तो सर्व करना पड़ेगा अपनी करंट कंपनी का। तो तुम अब दूसरी जो कंपनी, नई कंपनी को बताते हो कि इतने दिन बाद मैं आऊंगा, नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद। तो ये नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड का यही मतलब है कि तुमने करंट कंपनी में रेजिग्नेशन डाल दिया, बट वो इमीडिएट तुमको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनको भी तुम्हारा रिप्लेसमेंट देखना होता है। तो इसलिए वो उतना समय मांगते हैं। प्लस जो तुमने काम किया है, तुमको ऊपर वहां पे केटी भी करवानी है कि मैंने ये काम किया। ये सब चीजों को करते हुए 1-2 महीने का लगभग रहता है, कई कंपनीज में 1 महीने का ही रहता है। तो एक तो ये नोटिस पीरियड हो गया। अभी एक नया ट्रेंड ये भी रहता है कि अगर तुम स्विच करते हो और मान लो तुम्हारा 60 डेज का नोटिस पीरियड है, बट नई वाली कंपनी चाहती है कि तुम इमीडिएट ज्वाइन करो, कुछ 15 दिन में या 10 दिन में। तो जो नई कंपनी है वो तुमको ऑप्शन देती है बाय आउट का, कि अगर तुम करंट कंपनी में नोटिस पीरियड अगर छोड़ते हो, अगर मान लो 2 महीने का नोटिस पीरियड है, अगर तुम 1 महीने बाद ही छोड़ना चाहते हो कि मुझे नहीं करने हैं 2 महीने सर्व, तो वो 1 महीने की पेनल्टी लगती है करंट कंपनी में, उसका कॉस्ट होता है, वो तुमको देना पड़ेगा। तो जो नई कंपनी है वो बोलती कि तुम छोड़ दो, तुम वो कॉस्ट दे दो, हम रिइम्बर्स कर देंगे, बट तुम हमारे यहाँ जल्दी आ जाओ। तो ये इसको बाई आउट बोलते हैं। तो ये कई कंपनीज ये तुमको ऑफर करती है, कई कंपनीज नहीं करती है। एक तो एकदम शुरू में जब अप्लाई करते हो तब वो पूछते हैं कि नोटिस पीरियड क्या है। फिर जब तुम इंटरव्यूज दे के आखिरी तक पहुंच जाओगे, फिर वो तुमसे बोलेंगे कि तुम जल्दी आओ, हम चाहते हैं कि तुम जल्दी आओ। एंड फिर तुम उस सिचुएशन में अगर आ गए कि कंपनी तुमको फोर्स कर रही है कि भाई आओ वरना हम डिक्लाइन कर देंगे, तो फिर ये जो मेरा सिनेरियो, अपरेंट। हाँ ये सिनेरियो रेयर है कि जो कंपनी तुमको आखिरी राउंड तक लेके गई, उनका भी रिसोर्स उसमें खर्चा हुआ है, उनका भी टाइम गया है, उन्होंने अपने डेवलपर्स इंटरव्यूज के लगाए हैं, सबका टाइम गया है। तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि तुमको वो लीव कर दे ऐसे ही इतना इजीली। वो तुम फिर अगर बताओगे अपने प्रॉब्लम या सिचुएशन, वो कोशिश करेंगे कि उस चीज को ठीक करें, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि तुमको लूज कर दें, क्योंकि उन्होंने भी अपना समय लगाया तुम्हारे ऊपर। तो वैसा सोचो कि सिर्फ तुम भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, उनका भी समय जा रहा है। तो वो नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसा कुछ ऐसा बोल दें, डिक्लाइन कर दें ऑफर। बहुत रेयर है कि कोई सिर्फ नोटिस पीरियड की नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो जल्दी करके डिक्लाइन कर दें। वो फिर वो मैनेज करते हैं अपने एंड से, उस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो बृहस, जैसा आपने बताया कि आपने 1 साल सैमसंग में काम किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका काम क्या था, टैक्स क्या थे, अगर ओवरव्यू दे पाए आप, और आप कैसे टाइम निकालते थे प्रिपरेशन के लिए? ओके, सो मेरे प्रोफाइल सैमसंग में थी, फुल स्टैक इंजीनियर। एंड जो काम था वो मेरा मोस्टली स्मार्ट टीवीज पे था। तो स्मार्ट टीवीज में जो भी एप्लीकेशंस होते हैं एंड यूजर के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, और यूजर जो भी उसमें कर रहा है अपने स्मार्ट टीवी के साथ, वो सारे स्टैटिस्टिक्स पीछे लॉग होते हैं सैमसंग में। तो उस स्टैटिस्टिक्स के साथ ही सारा काम था। तो हमारे टीम के पास ऐसे 3 पोर्टल्स थे अलग अलग, जहाँ पे हम लोग काम करते थे। हमारे अंडर 3 पोर्टल्स थे, वेबसाइट्स मान लो। तो मेरा काम था इसमें मोस्टली 70% ऑफ टाइम फ्रंट एंड मैनेज करना। तो फ्रंट एंड था हमारा Vue.js में, एंड जो हमारा बैक एंड था वो था फ्लास्क में। तो ये मेरे टेक स्टैक्स थे। तो हम ये तीनों पोर्टल्स के बैक एंड फ्रंट एंड मैनेज करते थे, एंड इस पोर्टल्स की यूजर्स सैमसंग के इंडिविजुअल बिजनेस मैनेजर्स ही थे। इतना काम होने के बावजूद भी आपने समय निकाला प्रिपरेशन के लिए, तो कैसे मैनेज कर पाते थे आप? अब कोई भी तुम कंपनी में अगर रहते हो तो इट्स नॉट दैट कि तुमको हर महीने बहुत ज्यादा काम रहेगा। ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ महीने ज्यादा काम आता है, कुछ महीने कम काम आता है, कुछ महीने मीडियम रहता है, चल रहता है। तो मेरे ऐसा था कि 8-9 महीने बाद वो थोड़ा सा कूल डाउन पीरियड आया कि हमारे उतना ज्यादा काम नहीं था सैमसंग में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके पहले काफी काम हम ऑलरेडी कर चुके थे। सो वो वाला टाइम भी था। प्लस
जो भी 9 to 5 या 9 to 6 वाली जॉब है वहां पे तुम अच्छे से काम कर लो। अगर उस टाइम पे तुम अच्छे से काम कर लोगे तो तुमको एक्स्ट्रा 6 बजे के बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही वीकेंड में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 6 बजे के बाद का जो टाइम है ये मैं यूज करता था प्रिपरेशन के लिए, एंड वीकेंड में मैं जितना जितना यूज कर सकता था उतना करता था। तो वही चीज हो गई कि प्रिपरेशन करने के लिए फिर वीकेंड में जो तुम्हारे बाकी प्लान्स हैं उनको तुमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस चीज को लाने के लिए। तो वीकेंड्स हो गया, एंड हर वीकडे में अगर तुम 9 to 6 बहुत अच्छे से काम कर ले रहे हो उस टाइम पे तो 6 के बाद तुम फोकस कर सकते हो। तो ये मैं यूज करता था प्रिपरेशन करने के लिए। ओके। सर स्कूल में कैसे थे आप? लाइक पढ़ने में तो अच्छे थे ही, मुझे लग रहा है। सो स्कूल में डिसेंट स्टूडेंट था, एंड 10th बोर्ड में भी बहुत अच्छा आया था। सो उसके बाद मेरा PCM ही था मेन स्ट्रीम। सो मेरा यही था कि 10th में अच्छा आया है तो नॉर्मली यही होता है माइंडसेट की ठीक है IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है। सो 11th 12th उस पे ही गया, एंड फिर मैं 12th के बाद NIT रायपुर मैंने लैंड किया। एंड अब मैंने कोडिंग सबसे पहले मैंने 9th क्लास पे सीखी थी, जो कि ICSE में होता है, वहाँ पे जावा पढ़ाया जाता है एकदम बेसिक लेवल पे। तो वो मुझे आइडिया था, बट सिंस 11th 12th में सिर्फ IIT JEE के चक्कर में वो सारा कुछ भूल जाते हैं। अच्छा तो अच्छा। फिर मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन करने के पहले जो एडवांस और कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जो टाइम होता है उस पे थोड़ा बहुत C++ देखा मैंने कि क्या है एक्चुअली, वो पढ़े। एंड फिर थोड़ा बहुत वो यूज टू होते गए। फर्स्ट ईयर तो पूरा पूरा सब्जेक्ट्स पे उस पे निकल जाता है, उतना ज्यादा तुम अपने करियर पे नहीं कर पाते, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एंड ED होता है बेसिकली, उस पर टाइम जाता है, काफी सारे और सब्जेक्ट्स होते हैं उस चीज में। तो थोड़ा बहुत हम लोग कोडिंग करते थे, और हमको ये प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीनियर्स से ही पता चला, कोड शेफ हो गया और हैकर रैंक हो गया, कि यहाँ से चालू कर सकते हो। तो वहां पे हम लोग इंटरेस्ट था, उसमें नई नई चीज थी तो करते थे, एंड कोड शेफ में कॉम्पिटिशन में बैठ जाते थे। बहुत हार्डकोर एकदम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम एकदम फोड़ कर प्लान कर रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से ही चल रहे थे और थोड़ा बहुत करते रहते थे। एंड सेकेंड ईयर में फिर बेसिकली मेन स्टार्ट हुआ कि जहाँ पे हमको पता चला कि प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वो होता है फर्स्ट ईयर के एंड में, जैसे हम लोग इस फेज से गुजरे कि हमको जाना था हमारा इंटरेस्ट किस चीज में। बहुत जरूरी है इंटरेस्ट पता करना, क्योंकि हर एक को कोडिंग नहीं पसंद आएगा अंदर जाके, हर एक को ये वेब डेवलपमेंट और ये सब पसंद नहीं आएगा, बहुत सारे अलग चीजें हैं। अगर तुम फिगर आउट कर लोगे उस टाइम तक तो बहुत अच्छी बात है। और कई लोग ऐसा होता है कि फिगर आउट नहीं करते, वो बस चले जाते हैं फ्लो में, सबको देखते देखते बाद में फिर वो दिक्कत होता है। तो वो एक टाइम था जहाँ पे मेरे को डिसाइड करना था कि एक्चुअली करना क्या है मेरे को इसके आगे। तो मेरे को मोबाइल एप्लीकेशन का जो डोमेन है वो मैं काफी इंटरेस्टेड था शुरू से, मेरे को जानना था कि एंड्रॉइड कैसे काम करता है, एप्स कैसे बनते हैं। तो मेरे क्लास में काफी लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे थे उस टाइम पे, चालू कर रहे थे, मतलब सीखने की कोशिश कर रहे थे कि है क्या। तो जब मैंने देखा कि सब लोग वेब डेवलपमेंट ही कर रहे हैं तो मैं बोला कि मैं एंड्रॉइड करूंगा करके। तो मैं और मेरे एक और फ्रेंड है, तो हम लोग ने साथ में चालू किया एंड्रॉइड का पढ़ना वढ़ना। तो फिर और सीनियर्स भी कुछ थे एक दो जो एंड्रॉइड करते थे, तो उनसे हेल्प लेके एंड रिसोर्सेस लेके तो हमने एंड्रॉइड शुरू किया। एंड सिमिलरली फिर जो क्लब्स एंड कमिटीज होती है तो वहाँ पे भी टेक टीम होती है, तो उसमें हम लोग चले गए सिंस हमको जितना भी आता था उसके बेसिस पे। तो उस क्लब कमेटी के लिए जो भी काम कर रहे थे वो हेल्प हुआ, उससे हमने एक्सपीरियंस गेन किया। एंड इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ये प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे हम लोग ने इंटर्नशिप्स, फिर सेकेंड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप एंड थर्ड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप मैंने किया एंड्रॉइड पे प्योर। और उसके बाद फिर फोर्थ ईयर में जैसे हमको पता चला कि कंपनीज आती हैं और तो उनके लिए फिर कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा, तो तब थोड़ा थर्ड ईयर में सीरियस होकर कॉम्पिटिटिव करना पड़ा। उसके अदरवाइज हम लोग सिर्फ डेवलपमेंट ही करते थे। कॉम्पिटिटिव क्योंकि उतना मेरे को शुरुआत से इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद था तो मैं वही करता था। बट जब पता चला कि भाई ये ज़रूरी है, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव उतना ही करता हूँ जितना ज़रूरत हो। जितने में कंपनीज में क्रैक कर लूंगा, जितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उतना तक मैं करता हूँ। एंड उसके बेसिस पे फिर फोर्थ ईयर खत्म हुआ, एंड हम लोग इस बीच हैकाथॉन्स में भी काफी जाते थे। गाइस आपको ये बताना चाहेंगे कि बृहद सर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 के विनर रह चुके हैं, तो इसके बारे में बताएंगे बृहद सर। ओके, कांग्रेट्स सर। थैंक यू। सो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उसी टाइम शुरू हुआ था, नया नया 2018 में शुरू हुआ था फर्स्ट वाला, एंड सेकंड जो था वो 2019 का था। सो इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते थे, एंड सबसे पहले होता है कि तुमको आइडिया, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपना आइडिया सबमिट करना होता है, तुमको टीम फॉर्म करनी होती है एंड देन आइडिया सबमिट करना पड़ता है। सो अलग अलग कंपनीज, जो इंडिया में कंपनीज हैं उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट आते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने चूज किया टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमने अपना आइडिया सबमिट किया था, एंड फॉर्चुनेटली वो आइडिया वहाँ पे सेलेक्ट हुआ। 2018 में भी हमने एक आइडिया डाला था बट वो सेलेक्ट नहीं हुआ था, 2019 में वो हो गया।
एंड जब आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो फिर वहाँ पे तुमको ऑन साइट हैकाथॉन के लिए बुलाया जाता है। तो 36 आवर्स का वो हैकाथॉन था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भोपाल में था 2019 में। सो हम वहाँ पे गए, तो हमारा सोल्यूशन हमको बेसिकली एक फार्मर्स के लिए ऑनलाइन इकोसिस्टम बनाना था। वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। तो हम लोग ने एक ऐप प्रपोज किया था एंड उसमें बहुत सारे फीचर्स थे। तो वो हमको स्क्रैच से बनाना था उस 36 आवर्स में, और एट द एंड ऑफ 36 आवर्स वो प्रोटोटाइप रेडी करके जजेस को शो करना था, जो भी हमने कमिट किया था। सो हम उनके इनपुट्स पे, जजेस के इनपुट्स पे अपने अंडरस्टैंडिंग पे हमारे फीचर्स हम डेवलप किए। उन 36 आवर्स में हमारी 6 की टीम थी, तो हमने वो डेवलप किया एंड फिर जजेस को पसंद आया। तो हमको उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला था। हम लोग इसके पहले भी काफी हैकाथॉन्स गए थे, बट कहीं पे हम बहुत अच्छा पोजीशन नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ऐसा हैकाथॉन था जहाँ पे हमने विनर बन गए थे हम लोग। ओके, तो गाइज आपको बता दें कि बृहत सर ने एक स्टार्टअप कल्चर में भी काफी एक्सप्लोर किया हुआ है, और जब वो कॉलेज में थे तो वो उनका स्टार्टअप भी था। आप इसके बारे में बताना चाहेंगे बृहत सर कि आपकी जर्नी कैसी रही स्टार्टअप की, और अभी है कि नहीं, और अभी क्या चल रहा है इसमें? सो हमको आइडियाज पे पहले से इंटरेस्ट था कि हम कुछ करें आइडिया को लेके। सो हम स्टार्टअप, अब मैं सिंस ई सेल में था अपने कॉलेज के टाइम पे, फर्स्ट सेकेंड ईयर से। सो हमको इंटरेस्ट आता था उस डोमेन में। सो फाइनली ऐसा हुआ कि सेकेंड ईयर के एंड में हमको लगा कि हमको एक स्टार्टअप हमारा खोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये कर रहे थे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे थे, वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, जो भी हमारा ग्रुप था। एंड हम जब क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने जाते थे बाहर, हमको एक फ्रीलांसिंग टाइप का, तो वो हमको नहीं देते थे। वो यही बोलते थे कि तुम कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, एंड वो ट्रस्ट नहीं कर पाते थे हमारे ऊपर, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। सो हमने सोचा कि हमको एक कहीं से पता चला कि अगर तुम एज अ कंपनी के उससे नेम से जाओगे तो तुमको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एज अ सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट जाओगे तो नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे हमारा मोटिव था कि चलो ठीक है, एक हम स्टार्टअप, एक कंपनी खोलते हैं, ताकि हमको स्किल्स है हमारे पास लैपटॉप है, हमको बस अब प्रोजेक्ट्स लेने हैं बाहर से एंड हमको उससे पैसे कमाने हैं। ये हमारा एकदम सिंपल सा सोल्यूशन था। उसके लिए हमने कंपनी खोली सेकेंड ईयर में। लोग 4 लोग थे, एंड चारों में मेरे को एंड्रॉयड आता था, फिर एक फाउंडर था उसको भी एंड्रॉयड आता था, फिर एक को वेब आता था। तो वेब एंड एंड्रॉयड हो गया, तो एक कंप्लीट हो गया। फिर एक को मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इसका नॉलेज था। तो हमने सोचा कि हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी बाकी छोटे बिजनेसेस को या फिर ऑफलाइन बिजनेस को जो ऑनलाइन प्रेजेंस रखना चाहते हैं उनको हम हेल्प करेंगे। उनके लिए हम ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का ये हो गया, एंड डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, एंड वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। तो हम वो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको एक कम से कम कॉस्ट में एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे। तो ये हमारा, हम एज अ सर्विस बेस्ड स्टार्टअप ने चालू किया। तो हम डिफरेंट क्लाइंट्स फिर अप्रोच किए, फिर हमें कुछ प्रोजेक्ट्स थे, हमने उसमें काम किया थ्रू आउट द कॉलेज ईयर्स। सो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हमने पूरा उस पर किया। बट फोर्थ ईयर के एंड में सिंस हम चाहते थे कि ये सर्विस बेस्ड स्टार्टअप बहुत ज्यादा देर तक रिटेन नहीं हो सकते, तुमको खुद कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप बनना पड़ेगा। तो हम वो देख ही रहे थे कि हम कैसे अपना खुद का प्रोडक्ट लाएं। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि फोर्थ ईयर में एनआईटी रायपुर में सुसाइड के केसेस काफी आए। 6-7 महीने में ही 3 सुसाइड केस हो चुके थे, अलग अलग, कोई पीएचडी एंड अलग अलग कॉलेज स्टूडेंट्स के। सो वो हमारे मन में आया कि हमको कुछ करना है इस बारे में। एंड उस टाइम पे कोविड भी हिट किया सिमिलरली फोर्थ ईयर के टाइम पे। सो ऐसा हुआ कि सब घर पे ही हैं, एंड कंपनीज की जो डेट्स हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास एक वो पीरियड मिल गया जहाँ पे हम सोच सकते थे इस आइडिया के बारे में। सो ये सुसाइड्स के केसेस के जो बढ़ रहे थे, इनके बारे में कुछ करने का, तो हमने एक सोचा कि हम एक मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड हमारे पास ये आइडिया आया, बट जरूरी नहीं है कि आइडिया सिर्फ आ गया तो तुम उसको इम्प्लीमेंट कर दो, उसको वैलिडेट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक हमने सर्वे निकाला जहाँ पे हमने ये पूछा कि क्या स्टूडेंट्स को इस मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म की जरूरत है भी या नहीं, एंड है तो क्या इसके लिए पे करेंगे या नहीं। तो ये बहुत सारे उसमें क्वेश्चनेयर्स थे, एंड हमने इसको जितना हमने सर्वे फॉर्म को अलग अलग कॉलेज में भिजवा सकते थे, हमने अपने कनेक्शंस के थ्रू वहाँ पे डलवाया। तो रिजल्ट ऐसा आया कि उसमें था कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने बोला था कि हाँ उनको इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है। एंड इसमें इतना शॉकिंग रिजल्ट्स थे कि मोस्ट ऑफ द बच्चे उसने लिखा था कि हमको हाँ कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, किसी को एकेडमिक इश्यूज है, किसी को फैमिली इश्यूज है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, एंड ये सब चीज अफेक्ट करती है उनको। एंड उनके कॉलेज में अच्छे काउंसलर्स नहीं है प्रेजेंट, एंड दे आर, और बाहर अगर काउंसलिंग आप सेशंस लेने जाते हो तो वो काफी महंगे होते हैं। तो हम जानते हैं कि हम खुद एक स्टूडेंट होके कि हम वो लास्ट थिंग होगा जिसपे हम अपने पैसे खर्च करेंगे काउंसलिंग सेशन पे।
हम बाकी सब चीज़ों पे खर्च कर देंगे अलग जगहों पे, बट काउंसलिंग सेशन पे जाना बहुत कम लोग ही जाएंगे। तो हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी थी। तो ये सब जितना भी हमको सर्वे का रिजल्ट मिला, इससे हमारा आइडिया रिलेट होगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट की जरूरत तो है। काफी लोगों से ऐसे बात की जिनको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आए थे पहले, बट वो ओवरकम कर चुके हैं। तो हमने उनसे बात की, उनका हमने माइंडसेट जाना कि किस माइंडसेट से वो गुजरे हैं, ताकि हम समझ पाए इस प्रॉब्लम को। ताकि हम प्रॉब्लम अगर अच्छे से समझेंगे तो हम अच्छा एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो काफी हमने बातें की बहुत सारे लोगों से, एंड इसको धीरे से हम लोग सोचा कि एक प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सो हमने एक ऐप देखा कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके थ्रू स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस के एक्सेस कर सकते हैं काउंसलर्स को, जो कि वो भी हम चाहते थे कि शुरू में कि फ्री में वो स्टूडेंट्स यूज कर पाए। और इसका जो भी जो भी हमारा रेवेन्यू है, वो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज हमको पे करेगा। ये हमारा एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल टाइप का था। हम नहीं चाहते थे कि हम बच्चों से पैसे लें, ये बच्चे इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज़ पे। तो ये हमने ऐसा स्टार्ट किया। एंड ये था कि हमारे साथ वो भी थे, एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट मैनेजर भी थे, जो उनको पसंद आया था आइडिया, तो वो भी विलिंगली हमारे साथ जुड़ गए थे। तो हम उनसे गाइडेंस लेते थे। एंड हमने इस टीम को थोड़ा एक्सटेंड किया, तो हमको और भी कुछ कुछ अच्छे लोग मिले अलग अलग फील्ड्स के। तो ऐसे हमारी टीम 10 से 11 की हो गई थी। तो हम जो हमारा सर्विस बेस जो चल रहा था जेनिथेक का, वो पूरा फोकस आ गया अवसर.लाइफ पे। तो हम एक वेबसाइट भी हमने बना के डाली थी जिसमें जो एक्चुअल रियल स्टोरीज हैं, उन लोगों की जो ओवरकम की हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स थी, वो कैसे ओवरकम किए, उनकी रियल लाइफ स्टोरीज हम पब्लिश करते थे हर हफ्ते। एंड काफी लोग वेबसाइट्स पे आके पढ़ते थे, हमारे पास स्टैट्स आते थे, तो लोग आके पढ़ रहे हैं उसको। तो फिर ये पहले वेबसाइट शुरू हुआ, फिर धीरे से हमने ऐप लॉन्च किया। बट इसमें अब ये दिक्कत क्या हुई कि हम जब कॉलेज के पास गए हमारे आइडिया पिच करने कि हम हमारा प्रोडक्ट आप यूज करो अपने बच्चों के लिए, तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो कॉलेज बहुत ज्यादा फोकस थे कि क्लासेस कैसे करवानी है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, कि सब चीज सब लोगों के लिए नई चीज थी ये। तो वो बोले कि जब ये सब ठीक होगा, जब बच्चे कॉलेज आएंगे, तब हम इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर हम अपना फोकस डाल सकते हैं। तो सिंस हमने बहुत सारे कॉलेज पे ये पिच किया, बट सबका यही रीजन था, जिस वजह से अब हम भी जो रेवेन्यू जनरेट करना था वो भी जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ अपने खर्चे पे इसको बहुत टाइम तक नहीं चला पाएंगे। तो वो जो ये सिस्टम था जो इंडियन कॉलेज में, ये वर्क नहीं किया अवसर.लाइफ का। कॉलेज मतलब इसको ऑनबोर्ड नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम से ही उस टाइम पे डील कर रहे थे। तो इस वजह से ये डोरमेंट हो गया। हम भी बहुत टाइम तक इसको अपने रिसोर्सेज नहीं खींच पाए इस पे। प्लस हमारा एक टाइम पे मन भी किया कि हम इसको इंडिया के बाहर पिच करके देखते हैं, बट इतने रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास कि हम वो कर पाए। इस रीजन की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ मार्केट एक्टिविटी, और इनएक्टिव हो गया ये अवसर.लाइफ। एंड धीरे धीरे फिर हमने इसको डिसाइड किया कि हम इसको शट डाउन करते हैं। एंड अगर जब फिर से कभी हमको लगेगा कि मार्केट रेडी है इस प्रोडक्ट के लिए, हम फिर से इस चीज को लेके आएंगे, या फिर हमको अगर कुछ और भी अच्छा आइडिया आता है तो हम इसको फिर से एक्टिव करेंगे। बट करेंटली अभी डोरमेंट है। सर एक डाउट था मेरा। अभी बोले। देखो, अगर कुछ ऐसा ही आइडिया या आप कोई, ये शायद आपके साथ काम किया हो या किसी को आपने ये आइडिया बताया हो, तो अगर वो ही इस आइडिया को बना लेगा, या तो जो कॉपीराइट वाला, इसके लिए कोई डिफेंस होता है अपने पास, मतलब ऐसे में टेक स्टार्टअप में? होता है। तो ये होता है, ट्रेडमार्क्स होता है। तो जो हमारा अवसर.लाइफ जो नाम है एंड जो लोगो है, ये ट्रेड मार्किंग हो जाती है। तो इसको कोई ले नहीं पाएगा इस मिलता जुलता आइडिया से। बट अगर वो सिमिलर खड़ा भी कर भी देंगे, तो जितना हमने रिसर्च किया है, अगर वो सिर्फ ये हमारे चीज सुन के अगर वो कर रहे हैं, तो उनको वो रिसर्च करना है, डिफरेंट थिंग्स करना है, उसमें टाइम लगेगा उनको। एंड ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट कोई बहुत जेन्युइन हमको नहीं लगा, क्योंकि हम लोगों ने सीधा डाला यहाँ पे गूगल पे की हेल्पलाइन इमरजेंसी नंबर्स, और वो जो भी नंबर आए शुरुआत के फर्स्ट पेज में, हम लोग ने सब ने बैठ के सबको डिसाइड करके कि भाई कॉल करो और बताओ। तो आधे से ज्यादा नंबर तो अनरीचेबल है। जो उठाते हैं वो इतना डल बात करते हैं कि जो सुसाइड नहीं कर रहा वो भी कर देगा, इतना घटिया बात करते कर हैं देगा सर। पता है, मैं एक स्टैंड अप के लिए एक नंबर पे कॉल किया था, तो वो हाँ। नंबर से मेरे को रिस्पॉन्स आया कि आज संडे है, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 कॉल करे। तो यही दिक्कत है कि एक सोर्स नहीं पता लगा कि कहाँ जाए अगर ऐसा कुछ फील होता है। तो हम चाह रहे थे कि अवसर.लाइफ एक मीडियम बन जाए कहीं ना कहीं से, ताकि शुरुआत में हम काउंसलर्स भी ऑनबोर्ड कर लिए थे काफी सारे अच्छे अच्छे काउंसलर्स बड़े बड़े, वो भी विलिंगली, क्योंकि आइडिया उनको अच्छा लगा था। तो शुरुआत में वो फ्री सर्विस देने के लिए भी तैयार हो गए थे कि एटलीस्ट फर्स्ट 3 months चलो हम फ्री वो कर देंगे करके तुम्हारे लिए।
बट वो ये मार्केट मतलब कॉलेज ही एक्सेप्ट नहीं है। अब आईआईटीज में क्या होता है, वहाँ टेंडर सिलेक्शन का बेसिक क्राइटेरिया कि तुम 3 साल तुम्हारी कंपनी को होना चाहिए। हमारी कंपनी उस पर वहीं पे रिजेक्ट हो जा रही थी। हमने बहुत सारे कॉलेज को पिच किया था, करीबन 20-25 कॉलेज के पास गए थे हम। सर ये अपने एनआईटी का क्या रिस्पांस था? यहाँ पे भी कुछ टेंडर एनआईटी मान निकलता गया है? था, एनआईटी मान अच्छा गया था। अच्छा अरे वाह सिंस सर। सिंस सही हम है। कॉलेज स्टूडेंट्स ही थे और हमारे मतलब जानते थे प्रोफेसर्स को, तो हम प्राइवेट कॉलेज के पास गए। प्राइवेट कॉलेज का ये सीन था कि हम इतना, हमारे पास बजट नहीं है, होता है उनके पास, पर ये सब चीज में वो डालना नहीं चाहते। बट वही है कि उतने एक्टिव और उतना एंथुसियास्टिक वो नहीं दिखा पाए उस टाइम पे, क्योंकि वो उन्होंने भी यही सेम चीज बोला कि ऑलरेडी कोविड है, पता नहीं बच्चे कब आएंगे। वो बोलते बच्चे आएंगे, तो मैं बोला बच्चे आने का इंतजार क्यों कर रहे हो, ये कोविड का टाइम है, ये तो और ज्यादा इसमें इश्यूज बढ़ने वाली ये सब चीजें। क्या बोल रहा था सर क्षितिज? प्रभात दीवान सर, अरे मैं बोल रहा था कुछ नहीं, ये हाँ। जो अपना अभी कौन है सर एसडब्ल्यूडी, कोई चेंज हुआ है क्या? प्रभात दीवान सर तो बढ़िया ही है, मतलब सुनसान के हाँ अच्छे सपोर्ट करते हैं वो, अच्छे। अरे ऐसे ही। दिक्कत ये है कि ना, डायरेक्टर तक पहुंचने के लिए तुमको एक ऐसा बंदा चाहिए रहता है जो तुमको डायरेक्टर से मिलवाएगा। क्योंकि डायरेक्टर जब तक हम्म। उस चीज को अप्रूव नहीं करेगा वो चीज नहीं हिलेगी वहां से। तो डायरेक्टर के साथ मीटिंग, हमको एनआईटी के डायरेक्टर के साथ मीटिंग मिलने में इतना टाइम लग गया। वो बिजी हो जाते थे या वो कहीं चले जाते थे, बीच में उनको कोविड भी हो गया था। ऐसे चलते चलते वो डिले होते जा रहा था, तो बहुत दिक्कत के बाद फिर वो मान गए थे वो डायरेक्टर। यही थे अपने हम्म। रवानी सर। अभी बढ़िया रवानी है सर, सर ही और हैं। कुछ है पूछना में? ये पूछना है क्षितिज बढ़िया है। कि हाँ, जो अभी जो फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एडवाइस दे तो रहे हैं। उनके लिए यार उनको बहुत दिक्कत होता है जैसे अबे स्टार्टिंग में। मैं तो ये बोलता हूँ, ये हम्म, पूछते हैं, देख कॉलेज वॉलेज का तो ठीक है, मैं तो बोलता हूँ जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग, हम हाँ लोग भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना। हाँ हाँ पता नहीं, देख तो अपने को कुछ अगर एडवाइस देना हो तो, हाँ है ना? एक्चुअली यही है कि टॉप 2 या टॉप अच्छा 3 अच्छा, टिप्स फॉर फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो हम लोग हैं, हम लोग जैसे लोग, ऐसा 5 कुछ। अच्छा टिप्स मतलब पूछ लूं क्या? दो थ्री तीन थ्री 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 बहुत 5 ज्यादा 3 हो जाएगा। पूछू? अच्छा 5 फॉलो नहीं कर पाएगा तू। हाँ अच्छा ठीक मतलब है। मैं जो ऑलरेडी घुस चुके हैं इंडस्ट्री में और फ्रेशर है, फर्स्ट ईयर हाँ हाँ यस चल सर, रहा यस है हाँ हाँ इंडस्ट्री। यस हाँ ठीक है। कि जो बच्चे अभी करेंटली एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुए कॉर्पोरेट में, उनके लिए कुछ एडवाइस आपके पास, टिप्स है? लाइक आई वांट टू नो योर 3 बेस्ट टिप्स फॉर देम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टिप यही है कि लर्निंग्स पे ध्यान दो, प्योर लर्निंग्स पे। एंड सबसे बड़ी दिक्कत जो मिस्टेक होती है हमसे कि हम क्वेश्चंस नहीं पूछते वहाँ पे। एक बार जब हम उस कंपनी उस टीम में जाते हैं तो हमको बहुत वो लगता है कि हम कैसे पूछें, क्या आपका तो ये सिली डाउट हो, या वो शायद कैसे मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। बट टीम्स ऐसी होती हैं कि वो समझते हैं उस चीज़ को और वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो मेक श्योर टू आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। जहां भी तुमको लग रहा है कि इस चीज समझ नहीं आई, तुरंत पूछो उसको, भले सिली से सिली क्यों ना हो, वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। क्योंकि उनको पता है कि इंडस्ट्री में तुम एज अ फ्रेशर आए हो, तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत कुछ तुम जानो। एंड जहां पर भी हो, उनका जो भी सिस्टम है जिस पे भी काम कर रहे हो, उसको कोशिश करो कि अच्छे से समझ लो। अगर वो भी ये शुरुआत का मेहनत है, अगर पहले 1-2 महीने में उस सिस्टम को अच्छे से समझ गए तो तुम्हारे लिए आगे बहुत ईजी हो जाएगा कि कहीं का भी टास्क अगर आता है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो तुमको पता रहेगा कि भाई वर्किंग कैसी होती है। तो ये है, और कनेक्शंस अच्छे बना के रखो शुरू में, क्योंकि वो, और हेल्प लो, हेल्प लेने में ऐसा कोई गलत नहीं है। तुमको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, तुम पूछो डायरेक्ट, वो एक बार बताएंगे, तुम उसको समझ लो, एंड ताकि नेक्स्ट टाइम पे तुम खुद कर लोगे उसको। तो आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू वांट और लर्निंग्स पे काफी फोकस करो। ये तो सबसे पहला टिप है मेरा। सेकेंड टिप है फ्रेशर का जो माइंडसेट जो होता है, जो मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि फ्रेशर जैसे जाते हैं, तो जैसे ही वो कंपनी के अंदर जाते हैं, वो चाहते हैं कि एकदम ही उनको बहुत अच्छा काम मिल जाए शुरुआत से ही। कई लोग उससे सेटिस्फाई जल्दी नहीं होते कि काम अच्छा नहीं मिला या जो भी नहीं हुआ। बट जो भी तुमको मिल रहा है उसको देखो कि कितना मैं से सीख सकता हूँ। सीखने के उस पर जाओगे तो अगर तुमको काम थोड़ा ऊपर नीचे भी मिल रहा है तो तुम उसे सीख लोगे काफी कुछ चीजें। एंड अगर वो तुम सीख लोगे तो तुम काम अच्छे से परफॉर्म करोगे, तो तुम सीधा बोल सकते हो अपने मैनेजर को, मैनेजमेंट को, कि अब मेरे को इस टाइप का मेरे मनपसंद का काम चाहिए। सिंस तुम प्रूफ कर चुके हो उस काम पे, तो तुम्हारी वो बात सुनेंगे। अगर तुम जाते ही बोलोगे कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पे डिपेंड उतना नहीं करता है, उनको जहां तुमको डालना होगा, जिस टीम में डालना होगा, वो तुम्हारा जरूर प्रेफरेंस पूछेंगे, बट जहां वैकेंसी होगी वो वहीं डालेंगे। तो तुमको उस हिसाब से अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अडेप्ट करो, उससे बस सीखो एंड फिर अपनी बात रखो। थर्ड पॉइंट जो होता है कि जैसे हम फ्रेशर एज अ कंपनी में जाते हैं, तो हमारे बाकी फ्रेंड्स भी दूसरी कंपनीज में,
तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमारी कंपनी में ऐसा हो रहा है, हमारी कंपनी में भाई पे इतना कम है, तुम्हारी उसकी कंपनी में अच्छा है या उसकी कंपनी में काम अच्छा हो रहा है। तो जहाँ पे ये कंपैरिजन वाली चीज आती है, वहां पे तुम इस माइंडसेट से अपना काम भी अच्छा नहीं कर पाओगे, और इस कंपैरिजन से कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ। अगर तुमको कंपैरिजन करना है तो ये देखो कि भाई आज मैंने ये सीखा है तो कल मैं क्या नया सीख रहा हूँ। अगर तुम रोज एक छोटा सा चीज भी नया सीखोगे तो वो तुम्हारा प्रोडक्टिव डे है, वो तुम्हारा काम आएगा। और अपने आप से बस कंपेयर करो। हाँ, अगर तुमको खुद से लग रहा है कि मेरे पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो काम करो उस चीज पे, अपने वीकेंड्स लगाओ या फिर जॉब के बाद जो टाइम बच रहा है उस पे यूज करो। और हाँ, ये भी एक आखिरी है कि ये ऐसा भी नहीं है कि तुम एक महीना रुके, 1.5 महीने में तुमको समझ में आया कि नहीं बहुत ही खराब है। रेयर केस है कि बहुत ही खराब हो। अगर बट माइंडसेट ये आ जाता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, तो तुम स्विच करने का सोचते हो कि यहाँ स्विच कर लेता हूँ। तो ये ऐसा भी नहीं करना है, ठहरना जरूरी है। 2 5 6 महीने समझो उस चीज को, एंड फिर डिसाइड करो कि हाँ कि अब मजा आ रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम अगर सीखने को मिलता रहेगा तो तुमको मजा आता रहेगा। एंड फिर अगर लगेगा कि हाँ काफी टाइम हो गया है तो फिर स्विच कर लो। एकदम रैंडम भी स्विच नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ। सर और कुछ एडवाइस है मेरे जैसे लोगों के लिए? जैसे मैं ना सर मैकेनिकल से पढ़ा हुआ हूँ, फिर ना मेरे हाँ। को पता नहीं कैसे पर ना सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल गई, मतलब जो वन होती है। हम्म। एक ऐसी कंपनी है सीजीआई, सीजीआई में तो चल हम्म। रहा है अभी, ठीक है, अभी मेरे को मजा आने लग गया अब, है हम्म। ना सर? तो कुछ है सर मेरे लिए एडवाइस? क्योंकि मेरे को काफी चीजें जो शायद आप लोगों को मतलब एकदम यूज टू हो जाते हैं ना सीएस हाँ। वाले, हाँ। तो मेरे को उसमें एडजस्ट होने में काफी टाइम लगा था। अभी लेकिन सर ठीक है, बढ़िया चल रहा है। सर डिफरेंस तो आता ही होगा ना सर, कहीं पे कंपनी स्विच में या उनकी डिमांड्स पे या कुछ तो होगा। देखो, अगर तुम में से ये 4 साल पहले देखते ना इस चीज को, कोविड के पहले ही देख लेते हैं मान लो, तो मैं बोलता हाँ कई कंपनी सीएस को प्रेफरेंस देंगी जानबूझ के, हम्म क्योंकि उनको पता है कि उनका बीटेक ही उसी में है। बट कोविड के हम्म बाद हम्म ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि लोग डिग्री नहीं देखते, लोग तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं देखते, लोग देखते हैं कि तुमको आता क्या है, स्किल्स बस देखते हैं। तो अभी ये एडवांटेज है कि डिग्री विग्री का जो जो सिस्टम है ये एकदम खत्म सा हो गया। कोई नहीं देखता कि तुम आईआईटी से हो, एनआईटी कुछ कंपनीज करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब नहीं करती वो चीज। तो स्किल्स पे बस ध्यान दो। अगर तुमको आता है ना, तो तुम इतने अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स हैं वहां पे तुम हम्म अप्लाई कर दो। और ऐसा कर लो, मैं जैसे सजेस्ट करूंगा कि कोई तो हम्म कभी सीजीआई क्या है, एमएनसी टाइप की चीज है या फिर एक स्टार्टअप है? एमएनसी 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 है तो हाँ, सर्विस और प्रोडक्ट दोनों बेस है। पर हम्म। मेरा मतलब मेरी जो टीम है वो प्रोडक्ट बेस में ही है, उसका एक प्रोडक्ट है ट्रेड ट्रेड सेक्टर में। तो हम लोग हम्म। उसको ही मतलब उस पे न्यू चेंज रिक्वेस्ट या उसका मेंटेनेंस का ही काम जो मेरी टीम है स्पेसिफिकली वो वही करती है। अच्छा अच्छा, देखो अगर तुम काम अगर अच्छा मिल रहा है तो कंटिन्यू करो। और जैसे मैं रिकमेंड हम्म करता हूँ कि जो फर्स्ट फ्रेशर होता है, अगर एमएनसी हम ना हम्म जाके अगर एक अच्छा स्टार्टअप चले जाएंगे ना, तो वो 1 साल में जो डिफरेंस होगा लर्निंग का वो 10 टाइम्स भी होता है। स्टार्टअप में तुमको बहुत जल्दी सीखने को मिलेगा। मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों जगह पे रह ली, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई हम्म स्टार्टअप्स हमेशा तुमको शुरुआत में काफी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा। एमएनसी में थोड़ा सा ना रिटायरमेंट लाइफ टाइप का हो जाता है कि ना काम कभी आता है चिल हो कभी जाता है। नहीं आता है, चिल हो जाता है। और शुरू में चिल होना इस थोड़ा डिसएडवांटेजेस। हाँ, एक बार तुम 30 40 पहुंच गए फिर आराम से बैठो वैसा काम करो, बट शुरुआत में कोशिश करो कि ज्यादा काम ले पाओ। और फर्स्ट 1 2 साल में वर्क लाइफ बैलेंस का उतना मत सोचो। हाँ, 12 12 घंटे भी काम नहीं करना है, बट अगर 10 घंटा करना पड़ रहा है वीकेंड में, कभी 1 2 वीकेंड में से करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है वो। पहले के 1 2 साल में एटलीस्ट उस पे ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। तो तुम अपने स्किल्स पे देखो। अगर तुम्हारा स्किल लग रहा है कि हाँ इसमें मैं अच्छा हूँ, कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर करना, स्विच कर देना अगर मन होगा तो। कुछ और बचा है कुलदीप? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन। आप अपने लाइफ से टॉप 3 लर्निंग आप बताना चाहेंगे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये जानना खुद से कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। सिर्फ बाकियों को देख के आगे नहीं बढ़ना है, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है। अगर तुम कॉलेज में हो एंड मान लो तुम सीएस में हो, पर ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि तुमको कोडिंग एकदम पसंद आ जाएगा और तुम भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनो। कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुमको भाई मैनेजमेंट में जाने का ज्यादा मन है, एमबीए करने का प्रिपरेशन करो। अगर तुमको है कि भाई नहीं सिविल सर्विस में अगर तुम्हारा मन आ रहा है, तो फिर तैयारी करो एग्जाम्स के लिए। सो सबसे पहले तो अपना जो इंटरेस्ट है और जो पैशन है वो फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर तुम जितना जल्दी उस चीज को फाइंड कर लोगे,
उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे। और सीधी सी बात है, इंटरेस्टिंग चीज पे अगर तुम काम करोगे तो काम काम जैसा लगता नहीं है। फिर तुमको ऐसा डेली लाइफ लगेगा अपना, और तुमको उसमें मजा आएगा, और उसमें तुम काफी अच्छे भी हो जाओगे। और ये जो तुम्हारा अच्छे हो जाओगे, उसी चीज की डिमांड होती है मार्केट में आगे जाके। तो ये अच्छी बात है कि शुरू से ही अगर तुम उस चीज पे फोकस करोगे, अपने इंटरेस्ट पे, तुम्हारा स्किल भी उतना ही अच्छा हो जाएगा, जो कि बाद में फायदा होगा। तो फर्स्ट तो ये है। सेकेंड ये है कि तुम्हारा इंटरेस्ट तुमको पता चल गया है, तो उस चीज पे प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन करने का तुम टेक्निक और पैटर्न किसी का सुन सकते हो, बट हर एक का एक यूनिक वे होता है। हर कोई एक जैसा नहीं प्रिपेयर कर सकता। तुमको खुद वो ढूंढना पड़ेगा, और तुमको समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को किस लेवल का या किस टाइप का प्रिपरेशन करना है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उस चीज के लिए जो जरूरी, जो मैंने खुद सीखा है, कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव प्रोग्रामिंग, कि इसको तुम प्रैक्टिस, ये चीज ऐसी है जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही होती है। मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी कि प्रैक्टिस से ही होती है, बट सिर्फ प्रैक्टिस भी वो नहीं है फुलफिलिंग। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा रोज भी कर रहे हो अगर प्रैक्टिस, तो वो बहुत हो जाता है। रादर देन कि तुम 3 दिन बहुत ज्यादा किए, फिर 3 दिन का गैप हो गया, फिर तुम कर रहे हो। उससे ये अच्छा है कि काम कम करो, बट एटलीस्ट रोज कंसिस्टेंटली उस चीज को प्रिपेयर करोगे तो फायदा होगा। तो कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कि तुम्हारा पैशन और इंटरेस्ट होना वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा है कि शुरुआत में लर्निंग्स पे ध्यान दो। जितनी ज्यादा तुम चीजें सीख सकते हो, उतना तुमको हेल्पफुल होगा बाद में। एंड एक्सप्लोर करो शुरुआत में चीजें। अगर तुमको मान लो नहीं पता चल रहा है कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो वो थोड़ा थोड़ा उस डोमेन के बारे में जानो। अगर नहीं जानोगे तुमको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो तुम चले ही आ रहे थे एक फ्लो पे, तो तुमको दूसरे फ्लो का कभी पता नहीं चलेगा। तो वो एक्सप्लोर कर लो। और मेन यही 3 चीजें, लर्निंग्स पे फोकस करो रादर देन कंपनसेशन इन द फर्स्ट इनिशियल ईयर्स। उसके बाद तो एक बार तुम अगर उस फ्लो पे आ गए, अपना इंटरेस्ट पकड़ लिए, तो फिर पैसों की कमी नहीं होने वाली कभी। चलो बढ़िया है सर, ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। पैसे सब सब हो जाएगा यार। इतने तो अपन स्मार्ट हैं ही अपने जनरेशन के, पैसे तो कमा लेंगे। तो बहुत हो गया ना भैया बहुत। हाँ, एक एंडिंग दे देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, तू देगा अभी प्लीज। तो वृहद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं थैंक यू अगले वीडियो सर। में। थैंक यू सर। Thank you so much for having me here, and all the best to everyone. या थैंक यू यस। हाँ करो अरे अच्छा। सर एक और चीज मेरे को बताओ ना सर, इससे पहले कि फिर हम लोग मस्ती करने लग जाएं। ये बोलो। सर देखो, जैसे मैं अगर अपना रेज्यूमे बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलते हैं, मैंने जो भी कंपनी पे जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ ऐसा होता है ना सर कि जो शायद लाइक हम लोग दूसरे मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बता नहीं सकते, ऐसा कुछ होता है कि मैं पूरा डाल दूं या नहीं नहीं नहीं, कितना डाल। पूरा पूरा रेज्यूमे में पूरा मत डालो। रेज्यूमे में एक ओवरव्यू डालो, और इंटरव्यू में अगर वो पूछेगा तो पूरा बता दो। क्योंकि कोई कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा उसको रिकॉर्ड करके तुम्हारी कंपनी को भेज रहा है, वैसा तो कोई करेगा नहीं। तो इंटरव्यू के टाइम पूरा बताओ, ऊपर से नीचे जो पूछेगा वो बता देना। और जो रेज्यूमे में नहीं डालना चाहिए। रेज्यूमे क्योंकि बहुत जगह भेजने वाले हो, वो रिकॉर्डेड है कि ये हाँ डॉक्यूमेंट गया है। वहां पे बस ओवरव्यू बता दो, टेक्स्ट तक बता दो कैसा क्या काम किया थोड़ा सा। उतना एकदम डिटेल में मत घुसो। इंटरव्यू के टाइम अगर कोई पूछता है तो फिर बता दो। ठीक है सर। तो कब से शुरू होगा आपका ऑन साइट वाला, डिज्नी वाला? ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। क्या बात कर रहे हो? अरे अरे हाँ, बहुत गजब, तगड़ा सर। एक नंबर। इससे इससे तो एकदम इतना वाह। वो है ना कि SD2 हो गया, एंड्रॉइड मिल हाँ, गया, घर से बैठे काम मिल गया, तो एकदम परफेक्ट हो गया। वाह वाह वाह। सर परमानेंट मतलब पूरी जिंदगी आप कर सकते हो ना ऐसे। हाँ, वो अभी उन्होंने मेरे को ये बोला। जब मैं इंटरव्यूज दे रहा था तब उनका प्लान था कि मार्च में बुलाएंगे, बट फिर जब इंटरव्यूज खत्म हुआ तब तक वो डिसाइड कर लिए कि इंजीनियरिंग टीम जो है ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम से ही काम करने वाली है। परमानेंट मतलब परमानेंट, जब तक मैं हूँ या जब तक उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होती तब तक। कोई हाइब्रिड वाइब्रिड कोई सिस्टम नहीं है, कोई बुलाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। घर से काम करो। मीटअप वीटअप के लिए बुला लेंगे साल में 1-2 बार बस। चलो बढ़िया है सर, ये ये तो तो बहुत बढ़िया, मजा सेक्सी आ गया। चीज है। और थोड़ा रेंज बताएंगे सर कि क्या है पैकेज वगैरह, इन हाँ, हैंड वगैरह? इसको इस पे बस उस पे मत डालना, क्योंकि मैं ऐसे रिवील नहीं कर सकता पब्लिक इसको। मैं हाँ तुमको बता देता हाँ हूँ। सर, ये नहीं, ये हो गया। नहीं नहीं डाला। मेरा जैसे बंद कर दे, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। ठीक। अब हो गया ना अरे ब्लूपर्स में काम आ जाएगा कुछ कुछ लास्ट में। रिकॉर्डिंग फिर भी बंद कर अगर देते हैं।
हाँ ये बंद कर देंगे, ये नहीं बस डालेंगे ये सर, मत डालना। ये नहीं डालेंगे। हाँ बस पैकेज डालना। हाँ सीटीसी का कोई वो नहीं होता, ठीक है, जो फिक्स है ना वही बस मैटर करता है, बाकी सब तो वैसे ही, मतलब वो टाइम के साथ होगा ना, जैसे जो स्टॉक्स भी वो 3 साल में मेरे मिलेंगे, वैसा सीन होता है, फिक्स ही बस होता है इम्पोर्टेंट, वही बस है। और तुमको एक और वो चीज बताता हूँ मैं कि ऐसे तुम स्विच भी करोगे, ठीक है, तो एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तुम्हारा प्रोफाइल में, तो मेरे को बता देना, मैं रिफर कर दूंगा, एक चीज। सेकंड चीज, जब तुम उस फेज से पहुंचोगे ना कि तुमको जब नेगोशिएट करना होगा, जब स्विच के टाइम पे, तब तुम मेरे को रीच आउट करना, मैं मस्त मस्त तुमको चीजें बताऊंगा कि नेगोशिएट कैसे करते हैं। वो पता है सर, मेरा अगला ही यही क्वेश्चन होने वाला, मैं पूछने ही वाला था आपसे, बट ठीक है सर, उसके लिए नहीं सर, पहले ऐसा नहीं वहां होता पे कि जाके मान पूछता लो हूँ। कुछ लोग हैं जिनका 24 है, किसी का होगा 20 है, किसी का होगा 28 होगा, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ यार इसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, एक ही कंपनी में काम कर रहे नहीं हैं, वही चीज। नहीं नहीं पता चलता किसी का पैकेज ना, तुम पूछ सकते हो। ऐसा नहीं, हाँ आपस नहीं में आप पूछ लोग तो सकते बात हो। ही करते होगे ना SD2 से। अभी मैं उतना ज्यादा फ्रैंक नहीं हुआ हूँ कि मैं एकदम ऐसे पूछ लूँ, हम्म, और जनरली यार कोई नहीं लाता। अब जैसे सैमसंग में हम लोग को पता था क्योंकि एक साथ ही ऑन बोर्ड में इतने सारे फ्रेशर्स, हम्म। तो हमको पता था, और आईटीज वालों को भी वो खुद से ही बता दिए थे, ऐसा करके पता चल गया था जो भी था, बट कंपनी खुद बोलती है ना कि कभी नहीं बात करना है इस बारे में करके। वो एक्सपीरियंस पे होता है, जैसे मेरा सिर्फ 1 साल एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने SD2 इस पे बेसिस पे दिया कि मैं एंड्रॉयड तो काफी पहले से कर रहा था कॉलेज के टाइम से, तो उस बेसिस पे उन्होंने ऐसा दे दिया SD2, बट अगर एक्सपीरियंस जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा पैकेज उतना बढ़ जाएगा, वही सीन है बस। और काम में मजा आ रहा है सर, लाइक ज्यादा लोड तो नहीं होता है हॉटस्टार में? यार सैमसंग से तो ज्यादा ही है काम हाँ। यहाँ पे, मैं बता रहा ना, MNCs वाला थोड़ा सा रिटायरमेंट लाइफ हो जाता है वो वाला, हम्म। तो सर तो ये वहाँ। जो डिज्नी वाला है, ये भी तो एमएनसी ही है ना, बस थोड़ा सा डायरेक्ट कस्टमर थोड़ा वो ज्यादा है शायद। देखो हॉटस्टार हॉटस्टार था पहले, ये तो मेरा मेन काम हॉटस्टार में है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसलिए हो गया क्योंकि डिज्नी उसकी पेरेंट बन गई है, उसने हमने सारी जो चीज है, जो सीरीज है वो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, बट वे वर्क हॉटस्टार अपने जैसे ही करता है जैसे वो शुरुआत से कर रहा था, तो यहाँ का कल्चर MNC टाइप का है ही नहीं, वो प्रॉपर ऐसा वो स्टार्टअप में कल्चर होता है, लोग वैसे ही मेंटेन करके रखे हुए हैं, डिज्नी बस एक पेरेंट हो गया ऐसा बोल लो। सैमसंग में तो ऐसा होता है ना कि 9 से 5 है, और वहाँ पे कोरियन कल्चर इन्फ्लुएंस है वो, तो कोरियन कल्चर ऐसा है कि वो लोग काम तुमसे जानबूझ के करवाएंगे भी नहीं लेट, उनका ऐसा है कल्चर, तो 5:30-6 बजे के बाद वहाँ काम नहीं हो, मतलब बहुत कम काम आएगा जब तक इमरजेंसी ना हो। और हॉटस्टार ऐसा स्टार्टअप कल्चर है, तो यहाँ पे लोग मेरे को ऑनलाइन रात को 9-10 बजे मिल जाते हैं, और यहाँ पे ऐसा काम चलता रहता है, तो अपने हिसाब से तुम काम कर सकते हो, कोई ऐसा प्रेशर नहीं डालता कि भाई यही एकदम करके, तो ये हार्ड डेडलाइन है, इतने में ही ड्यू डेट है, इतने में करना है। अभी तक तो सपोर्टिव है ये लोग, और काम ज्यादा है वैसे क्योंकि IPL चल रहा है, जो लाइव इवेंट्स चलते हैं तो यहाँ काम प्रेशर ज्यादा होता है, जैसे IPL है, तो वर्ल्ड कप भी आएगा तो उसमें भी काम ज्यादा रहेगा। सर आप ना बस कुछ सीक्रेट बता दो हम लोगों के लिए, कुछ कुछ भी, कुछ टॉप टिप, ऐसा ऐसा हम लोग देखो यार, ज्वाइन ही नहीं ज्वाइन यहाँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं उस पर फोकस करता हूँ कि भाई मेरे को एकदम 100% हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क है बट भाई स्मार्टली करेंगे उसको तो फिर तुम्हारा अच्छे से कर पाओगे। तो जैसे तुम स्विच करने के जाओगे ना, तो सबसे पहले उठा के ना जो भी कंपनी पसंद है वो लिंक्डइन में जाना, कंपनी के अंदर जाना, उसमें पीपल सेक्शन है उसमें जाना, और उसमें ये SG1 SG2 को अप्रोच मत करना, ये लोग रिफर कम करते हैं, ठीक है, ये लोग के ऑलरेडी काम में बिजी होते हैं, जो हायर जो लोग जैसे इंजीनियरिंग मैनेजर हो गया या फिर जो HR का हेड वेड हो गया, इनको वो इनविटेशन वाली चीज बना के भेजना, तो ये लोग ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये लोग उनका पहुंच ऊपर काफी होता है ना, तो वो एक बार रेफर करने के बोलेंगे तो तुम्हारा प्रोसेस जल्दी होगा कंपनी में, रादर देन SD1 SD2 तुम्हारा रेफर करे, तो वैसे लोगों को पकड़ो, उनको भेजो। और मैं ऐसे करता था कि जो कंपनी पसंद है वहां जाता था, उसमें से कम 30 लोग को इनविटेशन भेजता था, 30 लोग में से 6-7 लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से एक बंदा रिफर करेगा, ये रेशियो है। उसके बाद और रेफर करते हैं क्योंकि हर कंपनी में रेफरल बोनस मिलता है उनको, अगर तुम सेलेक्ट हो जाओगे 3 महीने वहां रुक जाओगे उनको पैसे मिलेंगे, तो कोई तुमको ऐसा मना नहीं करेगा रेफर करने से, एक ये चीज है। सेकंड एक ये हो गया, फिर जो तुम्हारा जो मैं बताया था प्रिपरेशन का, तो मैं जो भी कंपनीज देख रहा था जो अच्छी कंपनी जो मेरे को पसंद है, उनमें एक पैटर्न है DSA का, कि मेरे को सबसे ज्यादा डर DSA राउंड से ही लगा, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बता लूंगा, एंड्रॉइड का होगा मैं बता दूंगा, बट DSA क्रैक, क्योंकि DSA राउंड्स
तुम्हारा जो प्रैक्टिस है उस पर डिपेंड करता है काफी, और तुम्हारा थोड़ा बहुत लक होना चाहिए उस दिन भी। वो क्वेश्चन फंसना चाहिए जो तुमको कभी बनाए हो या कभी वो देखे हो उस चीज को। तो वो मैं कंपनी पकड़ के उसके आर्काइव्स देखता था, उसके पैटर्न देखता था, भाई किस किस से ज्यादा पूछते हैं ये लोग। और इससे मैंने को ये समझ में आया कि ये जो कंपनीज हैं ये खुद पे क्वेश्चंस तो बना नहीं सकती, ना बनाती है, ना इनके पास इतना टाइम है। ये लोग सीधा क्या करते हैं, लीड कोड के मीडियम हार्ड क्वेश्चंस उठाते हैं, ऐसा टॉप ऐसे तुम वो कर दोगे, टॉप लाइक्ड वाले क्वेश्चन या टॉप फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, उसके ही उठा उठा के कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं तुम्हारे इंटरव्यूज में। तो मैं जाके लीड कोड के वैसे ही क्वेश्चन बनाता था कि मेरे को, कि इससे क्या होता, मेरे को पैटर्न पता चल गया। और कभी किस्मत अच्छी होती थी तो मेरे को क्वेश्चन एज इट इज फंस जाता था, बनाया हुआ ही एज इट इज। तो मैं बहुत सारा कंपनीज का ऐसा देता गया। तो कई कंपनीज में एक राउंड पहुंचे, कई में दूसरे राउंड तक, कई में तीसरे राउंड तक पहुंचे, और कई में तो आखिरी तक पहुंच गया हूँ कि बात होने ही वाली है कि भाई चलो हो जाएगा, और फिर रिजेक्शन हो गया। तो ये चलता चलता गया, फिर एक बार जाके फिर ये डिज्नी हॉटस्टार का फिर आखिरी में ये। तो ऐसी कंपनीज मिलेगी तुमको कि आखिर तक तुमको लगेगा कि हाँ अच्छा गया है, हो जाएगा, फिर वो काट देते हैं। तो वो रिजेक्शंस को झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शंस झेल लोगे तो फिर तुम्हारा, देखो तुम इतने 20-25 कंपनी में मारोगे ट्राई तो कहीं ना कहीं तुम्हारा हो ही जाएगा। और इतनी सारी कंपनीज हैं इस डोमेन में, बहुत सारी कंपनीज हैं, और ये तो नॉन कंपनीज है ना। इतने सारे स्टार्टअप्स हैं 100 से 150 एम्प्लॉय वाले, इतना अच्छा उनका पैकेज है, इतना अच्छा काम है, बट हम उसको जानते ही नहीं है क्योंकि वो उतना मार्केटिंग नहीं करते हैं या उतने बज में नहीं रहते वो लोग। तो ये स्टार्टअप्स कहाँ मिलते सारे, तुमको मिलते हैं angel.co में। तुम्हारा प्रोफाइल है angel.co में? बनाए थे सर, अभी शायद देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसको अपडेट करना। हाँ, उसमें बहुत पैसा पे करते हो हाँ लोग, सर। और उसमें यूएस स्टार्टअप्स भी हैं। वो सर शायद तुमको ये $2 में। खत्म होने वाला है हमारा, ये जो अच्छा, ये ये भी हाँ, खत्म होने वाला हाँ पर ठीक है। लाइक अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत, 1 मिनट के अरे अंदर हाँ शायद सर, खत्म हो बहुत जाए। मजा आया, मेरे को काफी कुछ हाँ सीखने को मिला सच में हाँ एकदम। है। नहीं मैं नहीं ज्वाइन सर, मैं करूंगा। तो ये बोल रहा था कि ऐसे ही कभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार में कुछ सीरीज वीरीज दिलवा दो। मेरे को हर कोई यही बोला है ना कि फ्री में दिलवा देना करके।